हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएम स्टडीज़। तो बच्चों, बार्क एग्ज़ाम के लिए हमने एक सीरीज़ चला रखी है मैथमेटिकल फिजिक्स की। तो इस सीरीज़ में 100 क्वेश्चंस हैं और 7 लेक्चर इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग पहले उन 7 लेक्चर्स को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो आज का क्वेश्चन है बच्चों हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो पहले रीड कर लेते हैं सॉल्व करने से पहले। Consider a cylinder of height h and radius a, close at both ends, close है दोनों ends से दिख रहा है आपको। Center at the origin, center origin है, let r वेक्टर आपको गिवन है और हाइट बच्चों इसकी कितनी दे रखी है, h दे रखी है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हाइट h है इसकी। ओके, और r वेक्टर गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है सरफेस इंटीग्रल, ये आपको फाइंड आउट करना है ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज, और ऑप्शन भी आपको गिवन है, 4 ऑप्शन है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो आपको देखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ईजी है। अब बच्चों, डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या होती है और उसका यूज़ क्या होता है। अगर हमें कोई भी हमारे पास वैक्टर है, जैसे यहाँ पे तो आपको आर वैक्टर गिवन है, बट हम मान लेते हैं कोई भी ए वैक्टर गिवन है और उसको अगर सरफेस इंटीग्रल में दिया हुआ है तो उसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। वो आपका होता है बच्चों डाइवर्जेंस ऑफ ए। ओके, और डी टाउ यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, और डी एस यहाँ पे सरफेस है। तो बच्चों, इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर मैं दे देती हूँ तो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम लोग सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले बच्चों, हम लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। तो वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर गिवन है, तो आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, गिवन है आपको क्वेश्चन में, एक्स आई के प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। ओके, अब आपको इसका निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग डाइवर्जेंस, देख लो यहाँ पे, डेल अपॉन डेल एक्स, कोई भी वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट प्लस डेल अपॉन डेल वाई, कोई भी अगर ए वेक्टर है, जैसे हम इसको ए ले लेते हैं यहाँ पे, इसका वाई कंपोनेंट, और डेल अपॉन डेल जेड इसका बच्चों जेड कंपोनेंट। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम इसमें निकालें तो डाइवर्जेंस ऑफ आर हमारा कितना निकल जाएगा, देख लो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, डेल अपॉन डेल एक्स, ए एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स है, तो एक्स आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, ए वाई कंपोनेंट कितना है, y है, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ए जेड कंपोनेंट जेड है। ठीक है, तो इसको बच्चों जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 + 1 + 1 = 3, 3 आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट की है बच्चों, ये की है डाइवर्जेंस ऑफ ए की, किसकी की है, डाइवर्जेंस ऑफ ए की। तो थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहीं से आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू 3 हो गया और ये आपके पास डी टाउ हो गया। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, वॉल्यूम इंटीग्रल डी टाउ इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 3 तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशंस का यूज हम कब करते हैं, टोटल सम निकालने के लिए। ठीक है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और आर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, देख लो यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस आपका ए है, तो यहाँ पे बच्चों हम आर इज इक्वल टू क्या रखेंगे, ए रखेंगे। ओके, तो कितना आएगा आंसर, 3 पाई आर की जगह ए स्क्वायर एच। तो कौन सा आया बच्चों आपका आंसर, देख लो, आंसर आया बच्चों आपका आंसर वी। ठीक है ना, तो आंसर वी आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो देखो, क्वेश्चन तो दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन आपने सिंपल एक डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी यूज़ करी। ठीक है ना, और इसकी हेल्प से आपने इजीली इस क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों क्वेश्चंस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आपका जो क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, देखते हैं, यहाँ पे ये इज इक्वल टू है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये इज इक्वल टू है यहाँ पे। तो रीड कर लेते हैं पहले, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग वैक्टर। दो आपके पास वैक्टर है ए एंड वी, और ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है कि ये जो दोनों वैक्टर है ये कौन सी स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और स्टेटमेंट में आपका क्या है कि दोनों वेक्टर आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या दोनों वेक्टर आपके डिपेंडेंट है, ऑर्थोगोनल, नॉर्मलाइज, 4 आपको केस दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन सी कंडीशन को ये दोनों वेक्टर सेटिस्फाई करते हैं।
तो इस क्वेश्चन से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बच्चों, बता देती हूँ मैं। देखिए, अगर आपके पास जैसे यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है ए और बी, ठीक है, इन दोनों वेक्टर को सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना है। ओके, मैट्रिक्स ए में नाम दे देती हूँ। उसके बाद बच्चों आपको फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेट ऑफ ए। अगर बच्चों डिटर्मिनेट ऑफ ए 0 आता है, या दूसरा केस भी हम ले लेते हैं, अगर आपका डिटर्मिनेट इज़ नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो अगर बच्चों नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसको आप कहते हो एल आई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर आपका 0 आता है तो इसको आप कहते हो एल डी मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर से आप लोग मैट्रिक्स में कैसे चेंज करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये आपका इज इक्वल टू है, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। तो दोनों वेक्टर नोट कर लेते हैं पहले। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 3i+2j है, और v की वैल्यू कितनी है, i+2j है। ओके, तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, 3 2 1 2, कितना हो गया ये, 2x2 की मैट्रिक्स। अब आपको निकालना है डिटर्मिनेट ए इज इक्वल टू कितना आ गया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 -2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स बच्चों डिटर्मिनेट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेकंड प्रॉपर्टीज़ को। तो आंसर मैच कर लीजिए। तो आपका जो आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का, वो ऑप्शन ए सही होना चाहिए कि वेक्टर्स ए एंड वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो देख लिया आपने प्रॉपर्टी से आप कितना इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो बच्चों हो गया ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इस प्रॉपर्टी से जो एक दूसरा क्वेश्चन से आपका आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों आपका, वो देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इसको। तो इस प्रॉपर्टी से बच्चों एक क्वेश्चन आता है आपके पास, जैसे आपके पास 3 वेक्टर गिवन होंगे, ए बी और सी, ठीक है, ए वी और सी। ए की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज दैट 2i+3j+4k हो गया। वी की वैल्यू ले लेते हैं आई कैप प्लस, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट ले लेती हूँ, सपोज दैट वाई ले लेती हूँ, ठीक है, yj+z और इसकी वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ले लें, ठीक है। अब क्वेश्चन में बच्चों ये गिवन होगा कि ये जो तीनों वेक्टर है ये आपका एल डी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एल डी के, ठीक है ना, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब इसका जो डिटर्मिनेट आएगा वो आपका 0 होगा। तो आपको बच्चों यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा y की वैल्यू, मतलब कोई भी वेरिएबल होगा, ठीक है, आपके पास y भी दे सकते हैं, m भी दे सकते हैं, या आपके पास कोई भी एक वेरिएबल होगा, मतलब उसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है इस प्रॉपर्टी से। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करोगे। सपोज दैट मैट्रिक्स का नाम मैं ए दे देती हूँ, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए 2 3 4 हो गया, 1 यहाँ पे y z हो गया, 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को पहले इसका डिटर्मिनेट निकालना है, डिटर्मिनेट ऑफ x। तो इसका जो बच्चों डिटर्मिनेट होगा वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ से बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसका डिटर्मिनेट निकालोगे, तो कुछ y के टर्म्स में बनेगा इक्वेशन, जैसे सपोज y -6 नहीं है, बट मैं आप लोग सॉल्व कर लेना इसका, लेकिन मैं मान रही हूँ कि अगर सपोज इस टाइप का बनेगा तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इस प्रॉपर्टी से आप लोग कितने टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप बच्चों दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।